चलिए शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो। भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2 है यांत्रिकी। यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति की बात करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी में उसी के तहत चलेगा और ये डिटेल के साथ चलेगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है, बता दीजिए। तो वो करने वाले और कोई नहीं, गैलीलियो हैं। एक बात मैं बता दूं कि मैं जो थोड़ा-सा जो गलत पढ़ता हूँ, अशुद्ध पढ़ता हूँ, इसके लिए नहीं पढ़ता। इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि मेरी अशुद्धता को आप शुद्धता में कमेंट करें, तो आपको ही फीडबैक अच्छा मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिज़ल्ट आएगा क्योंकि हमारी त्रुटियों को आप करिएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए चलिए डिटेल की बात करें थोड़ा-सा। तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने सर्वप्रथम गति को समय के प्रति जो इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया गया था। याद रखिएगा, हम बात करते हैं गैलीलियो ने सर्वप्रथम जो है गति को समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया था। याद रखिएगा, क्या किया था? परिभाषित किया था। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक क्या है, समतल है, इंक्लिनेड प्लेन है पर किया गया था, मतलब अनंत समतल पर किया गया था। चलिए और भी बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें। वॉशिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, बताइएगा। किस पे आधारित है, किस पे कार्य करता है, यही पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी डिटेल की अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। और स्वचालित वॉशिंग मशीन, जो स्वचालित मतलब स्वयं चलती है वॉशिंग मशीन, खुला लूप प्रणाली का एक उदाहरण है। खुला लूप प्रणाली का एक उदाहरण है। केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है? इस सवाल को समझ गए कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यही जिम्मेदार है। अब कैसे जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई इसमें, तो सुनिए। चलिए अब थोड़ी व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या के अनुसार हम देखें तो केंद्राभिमुखी बल जो है सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं एक बल जो एक गोलाकार रास्ते में चलते हुए पिंड पर कार्य करता है और उसे उस केंद्र की ओर जो है निर्देशित किया जाता है जिसके चारों ओर वह घूम रहा है। यह बल जो है बाहर से ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। यह बल जो है क्या होता है, बाहर से ऑब्जेक्ट पर, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कहिए, पर लागू होता है कोई भी। और इस कारण से केंद्राभिमुखी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्राभिमुखी बल एक बाहरी बल है, मतलब कि एकदम सेंटर पर है। सेंटर पर है तो शुद्ध ही होगा, केंद्र पर है ना जी। चलिए, तो यह एक शुद्ध बल है जो किसी वस्तु को एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान रखने के लिए कार्य करता है। गतिमान रखने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। कार्य करना मतलब काम करना, काम करना मतलब काम ही करेगा ना, और क्या करेगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, नो कि डी। तो सी होगा, मतलब गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में होगा। तो अगर पूछे कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं, तो गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसी बात है तो इसकी व्याख्या सुन लीजिए कि ऊर्जा संक्रमण में, ऊर्जा जो संक्रमण होते हैं उसमें गति ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला घर्षण होता है। मतलब गति ऊर्जा में रहेगा तो उष्मा तो होगा नहीं जी, और होगा तो उसी में परिवर्तित करने वाला घर्षण होता है। अब देखिए, दो सतहों के बीच अगर घर्षण हो रहा है तो गतिशील सतहों से गति ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करने का कारण बनता है। यही बात है, कारण तो बनेगा ही, है ना। आग लगने के लिए जो है लकड़ी के
टुकड़ों को आपस में रगड़ने से घर्षण का उपयोग होता है। ये भी बात है, सही बात है, लकड़ी को रगड़िए। नहीं तो रामायण में, फिल्म में देखिए, हनुमान जी और राम जी का जब मिलन होता है और उस समय जब राम जी बैठे रहते हैं, आग जलानी होती है, तो लकड़ी से रगड़ कर हनुमान जी वो आग जलाते हैं। चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बताइए क्या होंगे? तो हम जानते हैं बाईं ओर झुक जाएंगे। देखिए, दाईं ओर घूमेगा तो बाईं ओर झुकेगा, अगर बाईं ओर घूमेगा तो दाईं ओर झुकेगा। ये कौन नहीं जानता है? समझ गए क्वेश्चन को कैसे घुमाया? देखिए, अब इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो व्याख्या यही है कि एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाहिनी ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे। ये बात तो हम जान गए। बस के निकटतम यात्रियों का निचला भाग जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण तीखे मोड़ की दिशा में जो है तीखे मोड़ की दिशा में जाता है। मतलब सोचिए, तीखा मोड़ मतलब मुड़ रहा है, एकदम डेंजर जोन में जा रहे हैं, मतलब टेढ़ा मोड़ा मोड़ है, उसी को तीखा मोड़ बोलते हैं, कि दिशा में जाता है। तो किसके कारण? अब केंद्रीय बल के कारण। अब केंद्रीय बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, फ्यूगल फोर्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन यात्रियों का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग, निचली भाग तो हम समझ गए, लेकिन यात्री जो हैं, जो यात्री बैठे हैं, उनकी ऊपरी भाग एक बाहरी जो है अभिकेंद्रीय बल लगाता है। मतलब क्या बोलते हैं इसे? सेंट्री फ्यूगल फोर्स ही बोलते हैं, है ना। मतलब कि ये अभिकेंद्रीय बल जो है नीचे वाला हिस्सा से लगा रहा है तीखा मोड़ की दिशा में, लेकिन अगर ऊपरी है तो ऊपरी जो है क्या लगाएगा? बाहरी अभिकेंद्रीय बल लगाएगा। एकदम सही बात है, ऊपर बाहरी हो गया और नीचे आंतरिक हो गया, ये ध्यान रखना है। यह जो है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के कारण होता है। मतलब ये ऐसा नहीं सोचिए खाली अपकेंद्रीय बल के कारण, नहीं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों के ही कारण होंगे, दोनों के कारण होंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न क्या है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? किस प्रकार बनाता है बताइए? फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल खेले होंगे, तो एक गोलकीपर होता है, वो फुटबॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। ये क्रिकेट में भी होता है, ये आप भी जानते हैं। तो गोलकीपर को जो है किस प्रकार का सक्षम बनाता है, मतलब किस प्रकार का ये अनुभव करता है, ये पूछ रहा आपसे, बता दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में करता है। संवेग जो परिवर्तन होते हैं उसके दर को कम करता है। ये तो बात हो गए। तो थोड़ा व्याख्या जान लीजिए। मान लीजिए फुटबॉल खेलिए या बैट बॉल खेलिए, उसमें जो फुटबॉल में गोलकीपर होते ही हैं। गोलकीपर द्वारा पकड़ी जा रही गेंद का समय बढ़ जाता है। समय की अवधि को बढ़ाकर हम जो करते हैं, या बढ़ाए रखने के लिए या बढ़ाकर, वह जो है संवेग परिवर्तन की बल दर को कम कर देता है। न्यूटन के गति के अनुसार अगर देखा जाए तो द्वितीय नियमानुसार किसी पिंड का बल जो है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात तो हम जानते हैं। तो गोलकीपर जो होते हैं, गोलकीपर की उपयुक्त स्थिति गति के द्वितीय नियम का उदाहरण ही है। तो ये द्वितीय नियम पे ही काम करता है गोलकीपर वाला बात, ठीक है। और ये जो है फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल दे रहे हैं, उस पर डालती है। कब डालेगी? जब संवेग परिवर्तन की बल दर को कम कर देता है। 7वां प्रश्न है, बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है?
तो बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है एस्थेटिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रोलिंग घर्षण के लिए। किसके लिए? रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है, ये हम जानते हैं। बॉल बेयरिंग के रूप में जाने वाला एक उपकरण जो है दो बलों मतलब रिंग और दो स्वतंत्र रूप से चलने वाली धातु को या धातु की गेंदों से बना होता है। मतलब दो स्वतंत्र रूप से चलने वाली धातु की गेंदों से बना होता है। इसका उद्देश्य है मशीन के गतिमान तत्वों को एक दूसरे पर रोल करने या फिसलने से रोकना। मतलब रोल करके फिसलने से रोकने के काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और बॉल बेयरिंग द्वारा ही एस्थेटिक्स घर्षण रोलिंग घर्षण में बदल देता है या बदल जाता है, यही बात ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये बता दीजिए। तो ये है द्रव्यमान की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं, मास को प्राप्त करते हैं। अगर व्याख्या करें हम लोग तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। द्रव्यमान राशि प्राप्त होगी। संवेग को जो है संवेग और वेग के अनुपात, संवेग है और वेग में अनुपात अगर रेशियो की बात होगा तो हम बोलेंगे इससे द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। अगर किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान जो कि m है तथा वेग v से इंडिकेट करते हैं के गुणनफल को उस पदार्थ का संवेग मतलब p कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। संवेग को p से इंडिकेट करेंगे तो संवेग जो है एक क्या हो गया? सदिश राशि होगा। ठीक है, वेग भी क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। चलिए अब मान लीजिए p क्या था? संवेग था। m क्या था? द्रव्यमान था। और v क्या था? वेग था। तो p बराबर m गुने v होंगे। अब मान लीजिए आपसे द्रव्यमान बराबर पूछे तो द्रव्यमान बराबर होगा संवेग बटा वेग हो जाएगा, मतलब p बटा v हो जाएगा। क्लियर हो गए? और भी जानकारी लेते हैं। संवेग को ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये हम जानेंगे। तो संवेग बराबर क्या बोलेंगे? द्रव्यमान गुने वेग। चलिए अगर मान लीजिए द्रव्यमान का पूछे, द्रव्यमान बराबर तो संवेग बटा वेग होगा। और द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, याद रखेंगे, यही बात है। 9वां प्रश्न है बल गुणनफल है। बताइए बल गुणनफल है तो ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और त्वरण का है। द्रव्यमान और त्वरण का होता है। अब बल बराबर क्या होता है? बल को F से इंडिकेट करते हैं, हम जानते हैं, फोर्स होते हैं। तो बल बराबर होते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण होते हैं, ये हम जानते हैं। मतलब m गुने a होता है, ये सूत्र जानते हैं। अगर बल का SI मात्रक पूछता है आपसे तो हम बताते हैं न्यूटन। न्यूटन तो हो गया, एक और भी हम बताते हैं जिसे हम बोलते हैं kg गुने मीटर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, है ना, मीटर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछे, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। मतलब अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो गई तो बताइए हम क्या समझेंगे इसको? तो यही समझेंगे कि अत्यंत शुष्क मौसम आने वाला है, अत्यंत ठंडा मौसम आने वाला है अगर वृद्धि हो रही तो। अब इसमें देखिए कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक अगर वृद्धि हो जाती है तो अत्यंत शुष्क मौसम आ जाएगा, अत्यंत ठंडा मौसम आ जाएगा, यही इंगित करता है, यही बताता है। और जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक कमी आ जाए ना तो समझ जाइए आंधी तूफान की ओर इंगित कर रहा है, आंधी तूफान का मौसम बता देगा। समझ गए? शुष्क मौसम है, आराम से मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए। लेकिन जैसे ही कमी आ गई तो आंधी तूफान बच जाइए वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर बैरोमीटर जो है क्या है? तो बैरोमीटर एक वायुदाब मापी है, ये हम जानते हैं, वायुदाब मापी होता है जिसका उपयोग हवा के दाब को मापने के लिए करते हैं, हवा के दाब को मापने के लिए करते हैं। चलिए 11वें प्रश्न की अगर बात करें तो 11वां प्रश्न है एक क्षैतिज वृत्त में जो है स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? कौन सा स्थिर रहेगा आपसे पूछे तो इसमें बताना है डी गति ऊर्जा होगा। इसमें क्या बताइएगा? गति ऊर्जा बताइएगा। अगर एक क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल कहिए, वृत्त में स्थित चाल से घूम रहा है तो पिंड के लिए
जो पिंड कहिए वस्तु कहिए के लिए निम्न में से कौन से स्थिर रहेगा, तो गति ऊर्जा रहेगा, हम जानते हैं। निम्न में से कौन स्थिर रहेगा, तो गति ऊर्जा रहेगा। व्याख्या करते हैं तो सुन लीजिए। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थित है या स्थिर गति से घूम रहा होता है तो उसके वेग की जो है दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। वेग की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर स्थिर है, स्थिर रूप से रहेगा, स्थिर गति में घूम रहा है तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके त्वरण तथा अभिकेंद्रीय बल में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों भौतिक राशि वेग के गुणज में होता है। मतलब भौतिक राशि वेग के गुणज में ही होगा, गुणज के रूप में होगा, यह हम जानते हैं। जबकि यह पिंड का द्रव्यमान तथा उसकी चाल स्थिर है तथा गति ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो गति ऊर्जा अदिश राशि होने के कारण दिशा में परिवर्तन से उसका परिमाण जो है, मतलब परिणाम जो है अपरिवर्तित रहेगा। परिणाम याद रखिएगा, उसका अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका गति ऊर्जा जो है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति ऊर्जा के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा तो वह जूल में किया जाएगा। किसमें करेंगे, जूल में करेंगे। क्लियर हो गए? अच्छा, जूल में करेंगे तो चलिए हम जानते हैं। यदि बल न्यूटन में और दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है या व्यक्त की जाती है तो किया गया कार्य जूल में व्यक्त किया जाता है। तो जूल में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये बात जान लीजिए। जूल को एक न्यूटन के बल द्वारा एक मीटर में विस्थापन के कारण किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा, विस्थापन के कारण, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने के लिए, मतलब जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब एक तो पहले हल चला चुके हैं, ठीक है, और एक हल चलाया गया है। तो एक जो हल नहीं चला था खेत में, उसमें हल चलाए हैं तो 140 न्यूटन का बल लगा, लेकिन एक पहले से हल चला हुआ है खेत, ठीक है, तो उसमें कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको 2100 जूल लगेंगे। कितने जूल लगेंगे, 2100 जूल लगेंगे, ठीक है। 15 मीटर लंबा है जोता हुआ खेत, 15 मीटर लंबा, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य जो होता है, तो उसको कार्य को कितने में बताएंगे, जूल में बताएंगे, तो 2100 जूल लगेंगे। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं और समझते हैं कि भौतिकों या भौतिक में कार्य जो है, वर्क जो है, वर्क की गणना बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन, मतलब डिस्टेंस के गुणनफल से की जाती है, ठीक है, विस्थापन के गुणनफल से की जाती है। इसका सूत्र है कार्य बराबर, मतलब वर्क बराबर बल गुने विस्थापन, याद रखिएगा। इस प्रश्न में अगर बल देखें 140 है, बल कितना है, 140 न्यूटन है, और विस्थापन कितना है, 15 मीटर है। तो 15 मीटर है विस्थापन, कितना है, 15 मीटर विस्थापन है। तो याद रखिएगा, तो बताएंगे इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना होगा बता दीजिए। तो कार्य कितना होगा, तो हम बताएंगे 2100 जूल होंगे। क्यों होंगे 2100 जूल, इन दोनों को गुना कर दीजिए, आ जाएगा। मतलब कि आपको अगर वर्क निकालना है तो वर्क बराबर क्या हुआ बताइए, बल गुने विस्थापन। तो बल का कितना था न्यूटन के हिसाब से, 140 न्यूटन था, और विस्थापन कितना था, 15 मीटर था। 15 मीटर कर दीजिए, एम कर दीजिए, इन दोनों का गुना करिएगा तो 2100 निकलेगा। 2100 है, और वर्ग का क्या होता है, जूल होता है, जूल लिख दीजिएगा। क्लियर हो गए? चलिए 14वां प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। 14वां प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, तो इसमें चंद्रमा से आती है। किससे आती है, चंद्रमा से आती है। डी आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, डी आंसर होगा। अब डी है तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए,
बात यहाँ है महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो आती है। और सूर्य का पृथ्वी से ज्यादा दूर होने पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावी नहीं हो पाता, जबकि चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होने पर या होने के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल तरंगे ऊपर उठती है। क्लियर है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। बस इतना जान लीजिए। अगर सूर्य का पृथ्वी से ज्यादा दूर होने पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावी नहीं होता, जबकि चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होना ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। समझ गए ना? चलिए 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 15वां प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? बताइए। 2004 का प्रश्न है, पीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था उसी का है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो और जानकारी लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। और समझने की बात यह है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान का मान जो है सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहेगा द्रव्यमान का मान। जबकि भार का अगर देखा जाए पृथ्वी के गुरुत्व पर निर्भर करता है। अगर भार पूछते आपसे, मतलब वेट पूछते, तो पृथ्वी के गुरुत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्व पर निर्भर करता है। मतलब अगर मान लीजिए W बराबर पूछते तो mg गुने बता देना है। ठीक है? मतलब मास गुने गुरुत्व, ठीक है ना? मतलब द्रव्यमान गुने गुरुत्व, ग्रेविटी, है ना? तो वेट मतलब भार बराबर पूछेगा तो। और जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है समान रहता है, बराबर रहता है, कोई चेंज नहीं होता। जबकि भार जो है परिवर्तित हो जाएगा। द्रव्यमान समान रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन भार बदलेगा ही बदलेगा, वेट बदलेगा ही बदलेगा, परिवर्तित रहेगा। इसलिए चलिए 16वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 16वां प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात, मतलब निर्वात होता है वैक्यूम को कहते हैं, में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाए तो बताइएगा। मान लीजिए एक पंख को गिराइए, एक रबड़ का गेंद गिराइए, एक लकड़ी का गेंद गिराइए और वैक्यूम में है, निर्वात में है, एक समान ऊंचाई से गिराइए। ठीक है? एकदम फ्री होके गिरा दीजिए, कोई बंधन उंधन नहीं दीजिए उसमें। तो बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर वैक्यूम के माध्यम से गिराते हैं तो, निर्वात के माध्यम से गिराते हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अच्छा, इसकी व्याख्या सुन लीजिए। एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने वाला हो तो वह मुक्त पतन, मतलब फ्री फॉल की स्थिति है, मतलब फ्री रूप से एकदम गिरेगा, स्थित है। इसलिए यदि एक पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है, एकदम फ्री होकर गिरती है, तो तीनों एक साथ जमीन पर ही पहुंचेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गए। और भी बात करें, 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 17वां प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर जो है 100 N आता है। ठीक है? 100 N मतलब 100 न्यूटन आता है। तो इसका भार जो है चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? बताइए। इसका भार जो है चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, हम जानना चाहते हैं, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 16.7 न्यूटन होगा, 16.7 न्यूटन होगा। समझ गए? चलिए, अब इसकी बात करें तो थोड़ी सी जानकारी लीजिए, मतलब जानकारी ले लीजिए, व्याख्या कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा? 100 न्यूटन है, ये हम जानते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसका जो सूत्र है 1/6 गुने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, ये तो जानने के लिए आप वेट कीजिए। अब वेट करेंगे कितना, तो इसका कितना है, 100 न्यूटन है ना? अभी जस्ट पढ़ रहे हैं ऊपर। तो अब चंद्रमा का भार पूछ रहे हैं, चंद्रमा का भार मतलब वेट, W बराबर कितना हो, 1/6 गुने गुरुत्वाकर्षण कितना था, 100 न्यूटन। 100 से तो इसको काटिएगा, 100 में 6 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 16.7 न्यूटन आएगा। बात खत्म। समझ गए? तो ये आएंगे सूत्र के अनुसार।
और भी चले 18वां प्रश्न आपकी बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी या पृथ्वी कहिए या धरती कहिए, यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूमना बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड कहिए या कोई वस्तु का वजन क्या होगा बता दीजिए। ये री एग्जाम में आ चुका है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। यदि धरती कहिए या पृथ्वी की घूमने की गति जिसे घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड या वस्तु का वजन क्या होगा? घट जाएगा भूमध्य रेखा पर। अच्छा चलिए और जानते ही व्याख्या जान लीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि होने के साथ ही भूमध्य रेखा पर जो विद्यमान वस्तु हैं या पिंड हैं वो अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव में आ जाएगा और वस्तु के भार में कमी का आभास होगा। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आ जाएगा वैसे ही समझ जाइए वस्तु का वेट जो है कम जाएगा, कमी महसूस होगी। चलिए 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? बताइए। अगर मान लीजिए पूछ दे अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं आपके पास है और चंद्रमा की सतह के पास आप स्वतंत्र रूप से गिराइए तो क्या होगा? तो ये जो है किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। किसी भी क्षण आप चले जाइए चंद्रमा के हिसाब से तो एक ही क्षण में होगा, एक ही लय में होगा, एक ही धुन में गिरेगा, ऐसे बोल दीजिए, मतलब वेग में होगा, वेलोसिटी। चलिए अगर मान लीजिए व्याख्या की बात कर ले तो यदि दो भिन्न द्रव्यमान, दो भिन्न मास कहिए, दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तु जो है या समान ऊंचाई से आप लीजिए दो वस्तु, तो द्रव्यमान की वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास गिरती है, चंद्रमा की सतह पर आप गिराइए तो किसी भी क्षण उनकी जो है, क्षण मतलब तुरंत वाला, उनकी गति समान होगी। चंद्रमा की सतह पर गिराएगा ना कोई भी दिक्कत नहीं, समान ही रहेगा, बराबर ही रहेगा, क्योंकि वस्तु के वेग पर उसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां पे मास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? चंद्रमा की सतह पर गिराएगा तो अब कैसे याद करेंगे तो सुनिए। H बराबर होता है 1/2 मतलब 1/2 GT स्क्वायर। GT स्क्वायर क्या हो गया? T से आप तो टाइम समझते हैं, G से आप ग्रेविटी जानते हैं, स्क्वायर कर दिए टाइम दुगना हो गया, ऐसे याद करिए। और U बराबर कितना होता है? O 0 बताइए, U बराबर 0 बताया गया। अब इस हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो टाइम स्क्वायर बराबर होता है सूत्र, अगर मान लीजिए हम टाइम का निकालना चाहते हैं, टाइम स्क्वायर का निकालना चाहते हैं तो 2H/G हो जाएगा, ठीक है, G हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी के बराबर में चले तो V²/G² हो जाएगा, मतलब वेग बटा ग्रेविटी हो जाएगा। अब इसी के बराबर देखें तो 2H/G हो जाएगा, लास्ट में यही होगा। फिर लास्ट में अगर वेग का निकालिएगा तो रूट में कर दीजिए और 2GH कर दीजिए, बात खत्म। यही है, और कुछ चेंज नहीं होता है, सब एक दूसरे से चेंज है। ये इतना जब आप जान लीजिएगा ना तो आपको निकालने में कोई भी अगर अंक दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। और ऐसे भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम जो है न्यूमेरिकल बस छोटा मोटा पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर डिटेल के साथ चाहते हैं तो हम तैयार करेंगे, लेकिन अभी हमारा बीपीएससी के हिसाब से जिनका फिजिक्स है वो देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है कि लोलक की कला अवधि, काला अवधि कहिए, टाइम पीरियड कहिए या समय अवधि कहिए, ठीक है, काल अवधि भी कर सकते हैं। तो लोलक मतलब दोलन गति को बोलते हैं, दोलन घड़ी को बोलते हैं, पेंडुलम बोल दीजिए, ठीक है। तो लोलक की टाइम पीरियड बताइए, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा लोलक जो होता है, लोलक का समय अवधि कहिए, टाइम पीरियड कहिए, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, कितनी लंबाई है उस पर निर्भर करता है। चलिए ये बात तो हम समझ गए, इसकी व्याख्या थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सरल लोलक की बात करें, सरल दोलन की बात करें, उसका आवर्तकाल अगर पूछे, टाइम पीरियड पूछे, ठीक है, तो हम बताएंगे टाइम पीरियड मतलब T से इंडिकेट करेंगे और सूत्र होगा 2π रूट स्क्वायर रूट 1/L/G होता है। क्या होता है? G होता है। L/G क्यों? लंबाई है और G से ग्रेविटी है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की लंबाई जो है L से इंडिकेट करते हैं,
लंबाई होता है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है g पर निर्भर करता है। इसका त्वरण ही g पर करता है, ठीक है, मतलब ग्रेविटी पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? ऐसे आप इंडिकेशन दे सकते हैं। 21 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प जो है या वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन के हिसाब से वैकल्पिक के हिसाब से ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा भविष्य के लिए ही है, क्योंकि जितनी स्पीड से सौर ऊर्जा बढ़ने वाला है उस स्पीड से आपको काम आने वाला है। तो इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा लगाएं घर पे, और जिनका अपना घर है वो जरूर लगाएं। व्याख्या की बात करें, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। क्या है? सबसे बड़ा भंडार है। जबकि परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूमीय उष्मीय ऊर्जा के स्रोत सीमित होते हैं। क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। भूमीय उष्मीय ऊर्जा के स्रोत सीमित होते हैं, ज्वारीय ऊर्जा इस सबसे। चलिए 22 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल कौन सा है? इस ऑप्शन के हिसाब से दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय बल है। देखिए बीपीएससी का बुक है और इसमें हिंदी में ही दिया है तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में बुक रहेगा तो इंग्लिश में करूंगा। खोज रहा हूँ क्या है, पढ़ा दूंगा। तो क्या है कि एक ही हो पाता है, हिंदी या इंग्लिश में हो पाता है, क्योंकि उसमें फिर समय ज्यादा लग जाता है। कोशिश करूंगा। चलिए व्याख्या की बात करें, चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है। बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो चुंबक लोहे को बिना छुए आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच बिना सीधे संपर्क के कार्य करता है। उदाहरण के लिए चुंबक लोहे को बिना छुए आकर्षित कर सकता है। क्लियर बात हो गए? चलिए ये हो गए, और भी बातें करेंगे, लेकिन ये 22 क्वेश्चन है, ये आंतरिक ऊर्जा से खत्म हो चुके हैं। आप देखिए तब हम आ रहे हैं एक पदार्थ के गुण की बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश की बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है बीपीएससी का वही सवाल है। और इस तरह से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिर से करेंगे, और इसमें बिहार जीके का स्पेशल वीडियो चलेगा। तो चलिए मिलते हैं।